बिहार की पर कैपिटा जीडीपी पूरे देश में लोवेस्ट है। लिटरेसी रेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब में बिहार दूसरे स्टेट के मुकाबले काफी पीछे है। लेकिन अगर हम बिहार की हिस्ट्री को देखें तो बिहार से कई ऐसे बड़े लोग हुए हैं जिनकी मिसाल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में दी जाती है, जैसे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, चाणक्य, आर्यभट्ट। और तो और बिहार की कैपिटल पटना, जो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पूरे देश का राजधानी भी रह चुका है। सवाल ये आता है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार इतना पीछे चला गया? क्यों आज बिहार में 51% से ज्यादा पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है? क्यों आज बिहार अनएम्प्लॉयमेंट, हाई फर्टिलिटी रेट, भूखमरी जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है? नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य बिहार है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। क्या जो हालत है उसके पीछे एक दो नहीं बल्कि कई कारण हैं। उनमें से कई रीजन तो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं, जो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही शुरू हो गए थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। करेंटली बिहार का जो रीजन है, या कह लो बिहार स्टेट का जो एरिया है, वह ब्रिटिश एरा के टाइम में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था और बंगाल प्रेसिडेंसी से हाईएस्ट एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन मिड 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चर सेक्टर में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था और कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम के कारण ब्रिटिशर्स टैक्स कलेक्शन के प्रोसेस को पूरी तरह से मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि करप्शन काफी बड़े लेवल पर होने लगा और टैक्स रेवेन्यू कम होने लगी। इसके कारण ब्रिटिशर्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए टैक्स की प्रॉपर कलेक्शन के लिए ईयर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत टैक्स कलेक्शन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जमींदार को दे दी गई और एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी टैक्स के रूप में फिक्स्ड कर दिया गया। अब ब्रिटिशर्स को तो फिक्स टैक्स मिलने लगा, लेकिन प्रॉब्लम हो गया गरीब किसानों को, क्योंकि बाढ़ आए या सुखाड़, फसल अच्छी हो या फसल बर्बाद हो जाए, किसानों को टैक्स तो उतना ही देना है। जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा नहीं था। वहां टैक्स एग्रीकल्चर एल्ड पे डिपेंड करता था, यानी कि अगर उत्पादन ज्यादा हुआ तो ज्यादा टैक्स देना है और अगर उत्पादन कम हुआ तो कम टैक्स देना है। लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी में फिक्स टैक्स होने के कारण कई बार किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, क्योंकि कभी कभी फसल उनकी बर्बाद हो जाया करती थी और टैक्स न देने के कारण जमींदार उनकी जमीन छीन लिया करते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि जो किसान केवल खेती पर ही डिपेंडेंट है वो और गरीब हो जाया करता था। 1947 के बाद बिहार गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को पेपर पे तो खत्म कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कहानी कुछ और ही था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें दिया गया था वो या तो खुद जमींदार थे या बड़े लैंड ओनर, और इस वजह से जमींदारी सिस्टम पूरी तरह से कभी खत्म नहीं हो पाई और एक मेजर रीजन बना बिहार के कांस्टेंट डाउनफॉल का। 1947 के बाद बिहार में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए बिहार के पास नेचुरल रिसोर्स का एक बड़ा एडवांटेज था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज कर दिया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके 1952 में। पॉलिसी के अंतर्गत नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, आयरन, स्टील और सीमेंट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देने लगी और इसके कारण नेचुरल रिसोर्स का प्राइस पूरे देश में इक्वल हो गया और इसीलिए फैक्ट्रीज कोस्टल एरिया जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका की तरफ शिफ्ट करने लगी, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लैंडलॉक्ड एरिया के मुकाबले कोस्टल एरिया से एक्सपोर्ट करना काफी आसान होता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। इस पॉलिसी के कारण बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफी बड़ा झटका लगा और बिहार के लोगों को जो उनके नेचुरल रिसोर्स का फायदा मिल सकता था वो दूसरे स्टेट के लोगों को मिला। हालांकि 1993 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया था, लेकिन तब तक बिहार को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। ईयर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म के बाद इंडिया की इकोनॉमी एकदम से ओपन हो गई, तो इसका फायदा उठाते हुए अदर स्टेट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग लुक्रेटिव पॉलिसी बनाने लगे। लेकिन बिहार में तो कहानी कुछ और ही चल रहा था। बिहार में हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए जैसे नारे लग रहे थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि बिहार में कास्ट इशू एक सेंटिमेंटल इशू बन चुका था। इसका एक बड़ा रीजन था जमींदारी सिस्टम। ब्रिटिश एरा में मोस्ट ऑफ द जमींदार अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए लोअर कास्ट के फार्मर को टॉर्चर भी किया करते थे। इंडिपेंडेंस के बाद इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर इन अपर कास्ट के पीपल के पास ही थी, और क्योंकि मेन पार्टी अदर कास्ट के डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1970 आते आते इन्होंने अपनी नई पार्टी का फॉर्मेशन किया, जैसे जेडीयू, डीएसपी एंड एसपी। लेकिन इन पार्टी के जीतने के बाद भी बिहार की हालत नहीं सुधरी, क्योंकि इन पार्टी के नेता वो कास्ट की बैकिंग थी और इसलिए नेताजी को हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे इनको वोट तो मिल ही जा रहा था।
बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स क्रिमिनल एक्टिविटी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस कास्ट का नेता मिनिस्टर होता है उस कास्ट का क्रिमिनल जेल से छूट जाता है। 2021 के NCB-RB डेटा के अनुसार लैंड डिस्प्यूट जैसे क्राइम में बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। मर्डर और डॉरी रिलेटेड केस में नंबर 2 पर है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।